मोदी सरकार की नई नई चालाकियों का खुलासा लगातार हो रहा है। आप जानते हैं कि एसआईआर के मुद्दे पर सरकार लगातार घिरी हुई है और यह तो पहले से ही तय था कि पिछले सत्र की तरह इस बार भी सरकार संसद में एसआईआर पर चर्चा नहीं करवाना चाहेगी। फिर भी किरण रिजिजू ने कहा था कि हम तो चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन सत्र शुरू होते ही सरकार के दावे की पोल खुल गई। संसद में कल भी हंगामा हुआ और आज भी सरकार ने इस पर चर्चा नहीं होने दी। इधर एसआईआर पर एक बड़ा खुलासा इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने किया है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने एसआईआर के आदेश के मसौदे में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू की, आप जानते हैं कि 3 चुनाव आयुक्त हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 उनके बाएं दाएं वाले चुनाव आयुक्त जो चुपचाप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई मसौदा है तो उस पर इन लोगों के भी विचार आते हैं। और इसी में जब एसआईआर का मसौदा आया था कि बिहार में एसआईआर करवाना है, तब सुखबीर सिंह संधू के द्वारा की गई एक अहम टिप्पणी को हटाने का खुलासा इस अखबार ने किया है। और इसी साल 24 जून को जब चुनाव आयोग ने एसआईआर का आदेश निकाला तो उसके ड्राफ्ट में सुखबीर सिंह संधू ने एक सतर्कता वाली टिप्पणी दर्ज की थी जो हटा दी गई बाद में, और व्हाट्सएप पे सारी चीजें ली गई। चुनाव आयुक्त संधू ने ड्राफ्ट आदेश की फाइल में लिखा था कि यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि वास्तविक मतदाता, नागरिक, विशेष रूप से वृद्ध, बीमार, दिव्यांग, गरीब और अन्य कमजोर वर्ग के लोग परेशान न महसूस करें, यानी परेशान न हो और उन्हें सुविधा प्रदान की जाए। ये जब आप एसआईआर करवाएंगे तो इन सब लोगों का, खासकर हिंदुस्तान के जो वास्तविक मतदाता हैं, नागरिक हैं, उनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। इस टिप्पणी को अंतिम आदेश के पैराग्राफ 13 में शामिल कर लिया गया, लेकिन चालाकी के साथ इसको शामिल किया गया। चालाकी के साथ क्या? तो 24 जून को जो अंतिम आदेश आया है, उस आदेश के पैराग्राफ 13 में जो लिखा गया है वो आपके सामने रख रहा हूं। उसमें लिखा गया, चूंकि यह गहन संशोधन है, इसीलिए यदि 25 जुलाई 2024 से पहले गणना फॉर्म यानी एनुमरेशन फॉर्म जमा नहीं किया जाता है, नहीं किया गया, तो मतदाता का नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं किया जा सकेगा। फिर भी सीईओ, डीईओ, आरओ, बीएलओ ये भी सुनिश्चित करें कि वास्तविक मतदाता, विशेषकर वृद्ध, बीमार, दिव्यांग, गरीब और अन्य कमजोर वर्ग के लोग परेशान न हो और उन्हें अधिक से अधिक सुविधा दी जाए, जिसमें स्वयंसेवकों की तैनाती भी शामिल है। गौर कीजिए दोस्तों कि सुखबीर सिंह संधू की टिप्पणी से नागरिक शब्द को हटा दिया गया, यानी उनकी टिप्पणी में जिस नागरिक शब्द का उल्लेख था वो यहां हटा दिया गया पैराग्राफ 13 में। इसीलिए एसआईआर का आदेश अब और विवादित नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि ज्ञानेश कुमार इस मसले पर क्या कुछ कहते हैं। खैर, एसआईआर पर चर्चा से भाग रही सरकार अब प्रियंका गांधी से भी घिरी हुई रही, आज नजर आई। प्रियंका गांधी ने आज फिर हमला बोला कि हम प्रदूषण, एसआईआर और कई अन्य जरूरी मुद्दों पर सदन में चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजी नहीं है। आइए जरा सुनिए सुबह शुरुआत की बात, कैसे प्रियंका गांधी यहां घेर रही थी सरकार को, सुनिए। लेकर तमाम मसलों पे चर्चा कर रही थी, अपनी बात रख रही थी प्रियंका गांधी। खैर, लेकिन एसआईआर पर आज दिन भर गहमा गहमी का आलम रहा। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर पर सुनवाई हुई और वहां भी सरकार और खासकर चुनाव आयोग वहां घिरा हुआ नजर आया एसआईआर पर। उधर सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी, उनके बाद बृंदा ग्रोवर, प्रशांत भूषण, इन सब ने कायदे से घेर लिया चुनाव आयोग को। उस पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन एसआईआर पर ही आज सरकार कैसे उधर संसद में बैकफुट पर आई है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और मामला आपके सामने लाना चाहता हूं, जिसमें मोदी सरकार की एक और चालाकी आज सामने आई। एक ऐप है, नाम है संचार साथी ऐप। इस संचार साथी ऐप को सभी फोन्स में अनिवार्य करने, मोबाइल फोन में अनिवार्य करने की बात मोदी सरकार ने कही है, जिस पर विपक्ष तीखा विरोध दर्ज किया। विपक्ष ने, आपको बता दूं कि सरकार ने 28 नवंबर को सभी मोबाइल कंपनियों को यह निर्देश दिया कि वो भारत सरकार की साइबर सुरक्षा से जुड़ी ऐप संचार साथी को 90 दिनों के भीतर सभी फोन्स में इंस्टॉल करें। इसके अलावा इस बात को भी सुनिश्चित करें कि यूजर्स इस ऐप को खुद से डिलीट या अनइंस्टॉल ना कर सकें। हालांकि इसका विरोध हुआ तो केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि अगर आप संचार साथी नहीं चाहते हैं तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं, यह ऑप्शनल है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस ऐप को सभी तक पहुंचाएं। इसे अपने डिवाइस में रखना है या नहीं रखना है, यह यूजर पर निर्भर करता है।
यानी साफ साफ यहां पे बैकफुट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी सरकार। ज्योतिरादित्य सिंधिया की सफाई से जाहिर है कि वो कांग्रेस के विरोध से डर गए हैं, विपक्ष के विरोध से डर गए हैं। मगर इस सफाई के बावजूद बीजेपी विपक्ष के वार से बच नहीं सकती। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लोकसभा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा इस मसले पे वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि संचार साथी ऐप भाजपा द्वारा जनता की आवाज दबाने की कोशिशों की लंबी सूची में एक और नाम जुड़ गया है। मोदी सरकार द्वारा विभिन्न हितधारकों और नागरिकों को विश्वास में लिए बिना इस ऐप को प्रीलोड करने का एक तरफा निर्देश तानाशाही जैसा है। सरकार ये क्यों जानना चाहती है कि नागरिक अपने परिवार और दोस्तों से क्या बात करते हैं? हम ऐसा पहली बार नहीं देख रहे हैं। आयकर कानूनों को ध्वस्त करके हमारे डिजिटल जीवन को 24 घंटे निगरानी क्षेत्र में बदल दिया गया है। हर क्लिक, चैट और भुगतान बिना सहमति के हड़पने के लिए डीपीडीपी अधिनियम 2023 के माध्यम से धारा 8(1)(I) में माफी चाहता हूं, जे में फेरबदल करके आरटीआई का गला घोंट दिया गया है। कम सवाल, कम जवाबदेही और ज्यादा अंधकार। पैगासस कांड ने वही साबित कर दिया जिसका हमें डर था। 100 से ज्यादा भारतीयों के फोन हैक किए गए। विपक्षी नेताओं, जजों, पत्रकारों, यहां तक कि केंद्रीय मंत्रियों की भी जासूसी की गई। नागरिकों के अधिकारों को जब्त करने, नियंत्रित करने, आदेश देने और उनसे पैसा कमाने के लिए जासूसी, निगरानी, स्कैनिंग और ताक झांक करना भाजपा के अत्याचारी शासन की पहचान है। कोई आश्चर्य नहीं कि मोदी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में नागरिकों की निजता को मौलिक अधिकार घोषित करने का कड़ा विरोध किया था। यह भी बात सही है और यह भी वहां की नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने कहा था कि यह निजता का मौलिक अधिकार नहीं है, इसको घोषित करने का कड़ा विरोध किया था। लोकतंत्र नष्ट हो रहा है, मनहूस युग फल फूल रहा है, यह बात यहां कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। खैर, जैसे एसआईआर के मसले पर मोदी सरकार घिरी हुई है, ठीक उसी तरह संचार साथी ऐप के मामले पर भी सरकार घिर चुकी है। इसीलिए तो सिंधिया को सफाई देनी पड़ रही है। चलिए अब जरा एसआईआर पर फिर से लौटते हैं। आज लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें विपक्ष की बड़ी जीत हुई है। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बैठक के बाद कहा कि आज सर्वदलीय नेताओं की बैठक हुई है और इस बात पर सहमति बनी है कि 8 दिसंबर को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर हम विशेष चर्चा करेंगे और 9 दिसंबर को लोकसभा में चुनाव सुधारों को लेकर चर्चा होगी। यह चुनाव सुधार क्या है? यह चुनाव सुधार एसआईआर है। एसआईआर नाम क्यों बदल दिया गया हमारे साथी बताएंगे जब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शकील जी ये और बेहतर बताएंगे, लेकिन चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी। 10 घंटे का समय तय किया गया है। बिना मतलब गतिरोध नहीं होना चाहिए। हमने पहले दिन से कहा है कि सरकार किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। मैं उम्मीद करता हूं कि शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन में सब अच्छे से भाग लेंगे। डाउन और ऐसा कि हार गए हैं। जिस चीज पे अपनी अकड़ दिखाई जा रही थी सरकार की तरफ से, आज सरकार घुटने पे नजर आई और यहां पर साफ साफ सरकार को मानना पड़ा। भले उसका नाम इलेक्शन रिफॉर्म्स रखिए, आप चुनाव सुधार नाम रखिए, लेकिन चर्चा एसआईआर पर होनी है, यह अब तय है। 9 तारीख को 10 घंटे पहले से तय कर दिया गया है कि 10 घंटे हम वंदे मातरम पे चर्चा करवाना चाहती थी सरकार। वंदे मातरम के 150 साल हुए, बहुत अच्छी बात है, उस पर चर्चा तो खूब होती रही है। अलग अलग मंचों से नरेंद्र मोदी जाकर भाषण देते रहे, विपक्ष को और खासकर कांग्रेस पार्टी को उस पर घेरने की कोशिश करते रहे। कितना पाठ दिखाया जाता है, कितना गाया जाता है, ये सब कुछ कर दिया। लेकिन एसआईआर पर चर्चा करवाना नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे, उनकी सरकार नहीं चाहती थी। अब यहां पर जब 2 दिनों में ही जब वो घुटने पे आ गए तो फिर अब तय किया गया और इतना ही नहीं, 10 घंटे का समय तो यहां दे दिया गया है। जरूरत पड़ी तो इस समय को बढ़ाया जाएगा। क्यों आखिर घुटने पे आई सरकार? आइए आज चर्चा करेंगे कि आखिर बीजेपी बिना विवादों के कोई भी काम क्यों नहीं कर पाती है। ऐसा क्यों है कि उसके हर फैसले के बाद संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा पहले से ही ज्यादा दिखाई देने लगता है। ऐसा क्यों है कि हर बार बीजेपी की नीयत पर सवाल उठते हैं, चाहे चुनाव सुधार की बात हो या चुनाव में हार जीत की बात हो। बीजेपी की नीयत पर मौसम का मजा लीजिए, कल कह रहे थे ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। कौन है आखिर ड्रामेबाज? इन सब पे
हमने कल खूब चर्चा की। चलिए, एसआईआर की बात हो रही है। एसआईआर 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 लगातार, चाहे वो सड़क हो, चाहे संसद हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हर तरफ। आखिर क्यों? बहुत आसान है। क्या इतना आसान शब्द है ये? क्या इतना आसान सब्जेक्ट है ये? आप समझ सकते हैं कि एसआईआर के कारण क्या हो चुका है। बिहार का चुनाव हो चुका और 12 राज्यों में एसआईआर और करवाए जा रहे हैं। मामला सिर्फ चुनाव का नहीं है दोस्तों, 30 से ज्यादा बीएलओ इसी एसआईआर के दौरान अपनी जान दे चुके हैं। मामला यहां है और इसीलिए यहां कहा जा रहा है कि क्या ज्ञानेश कुमार के हाथ खून से रंगे हैं। यह बात ज्ञानेश कुमार को सोचनी होगी। लेकिन इन सब के बीच आखिर सरकार घुटने पे क्यों आई? सरकार क्या इतनी आसानी से मान गई एसआईआर पर चर्चा के लिए? क्या सरकार इतनी आसानी से इस विषय पर चर्चा कराने के लिए तैयार हो गई? चलिए, इन सब का जवाब देने की कोशिश ढूंढते हैं और अगर जवाब मिलता है तो आखिर क्यों वहां तक पहुंची सरकार? क्यों घुटने टेकने पर मजबूर हो गई नरेंद्र मोदी की सरकार? चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, यहां 4 वरिष्ठ साथी हैं। शकील अख्तर जी सीधे उधर से ही आ रहे हैं, संसद से ही आ रहे हैं। शकील जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ अनिल सिन्हा जी हैं, हमारे साथ मुकेश कुमार सिंह साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं और साथ में अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। जी आते हैं मुकेश जी, दोबारा आता हूं। लेकिन अमलेंदु जी, जब हम अब चुनाव सुधार पे सो कॉल्ड नहीं कहा गया, आधिकारिक तौर पर किरण रिजिजू जो केंद्रीय संसदीय मंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की। हमने अभी थोड़ी देर पहले सुनाया कि आधिकारिक तौर पे उन्होंने कहा है कि चुनाव सुधार पर 10 घंटे 9 तारीख को, यानी मंगलवार, आने वाला मंगलवार ही है ना 9 तारीख, देख लूं जरा गलत ना बोल रहा हूं। हां, मंगलवार, आज ही के दिन, अगले मंगलवार को, आज ही के दिन 10 घंटे उस पर बहस करवाएंगे चुनाव सुधार पे। चुनाव सुधार की बात ही तो कर रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी। आर्टिकल 324 क्या कहता है? आर्टिकल 324 चुनाव आयोग की स्थापना करता है। चुनाव आयोग की स्थापना, यानी उस आर्टिकल के तहत आप देश में एक चुनाव आयोग की स्थापना करते हैं। और 327 क्या कहता है? 327 संसद को चुनाव आयोग के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। आर्टिकल 327 चुनाव आयोग के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है, आर्टिकल 327। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी साहब पूछ रहे थे कि यह अधिकार जो संसद को 327 देता है, यह अधिकार खिसक के उधर कहां चला गया, कैसे चला गया, कब चला गया, यह जरा बता दीजिए। यानी यह अधिकार जो संसद के पास है, यह अधिकार कब उसने ज्ञानेश कुमार जी ने अपने पास ले लिया? अच्छा, इसके साथ साथ एक उल्लेख बार बार आता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 धारा सेक्शन 21/3। ये /3 क्या कहता है? /3 कहता है कि आप कभी भी किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में या उपक्षेत्र में आप गहन पुनरीक्षण कर सकते हैं। पूरे एंटायरली नहीं, किसी एक स्पेसिफिक एरिया में कर सकते हैं और उसके लिए आपको कारण बताना पड़ेगा। वो ये नहीं है कि आप चलो जी आज सो के उठे, सुबह सुबह चलो आज नोटिफिकेशन जारी कर, आज 24 तारीख है, 25 तारीख से बिहार में एसआईआर। अरे भाई, चल क्या रहा है इस देश में? और इन सब के बीच, चूंकि ये थोड़ी बहुत नॉलेज जो है वो आपके साथ ही अमलेंदु जी बैठता हूं और ये दलीलें सुनकर और अपने तमाम साथियों तक पहुंचाता हूं, तो थोड़ा बहुत हो गया है, वरना कहां आजकल पढ़ने लिखने में मन लगता है किसी को। लेकिन सबसे बड़ी चीज, इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात है अमलेंदु जी, कि इन सब के बीच ये आपसे भी समझना चाहता हूं, मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूं। ये कल मौसम दिखा रहे थे, आज घुटने पे हैं, आखिर क्यों हैं? कल तो मौसम का मजा लीजिए कह रहे थे, ड्रामा मत करो कह रहे थे, नारेबाजी मत करो, यहां पे अगला चुनाव फिर हारोगे, और आज खुद हारे हुए क्यों बैठे हुए थे? और प्रशांत टंडन जी सही कह रहे थे कि चेहरा देखने लायक था। जरा चेहरा दिखा दूं क्या? चलिए, चेहरा बीच में हम लेके आएंगे, जरा किरण रिजिजू साहब का चेहरा ले आइएगा, जो बोलते रहेंगे वो ले आइएगा, लेकिन अमलेंदु जी बातें अपनी रखिए बीच में, लेकिन किरण रिजिजू साहब। हाँ, बिल्कुल 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 राजीव जी। देखिए, एक तो जो है कम दबाव का क्षेत्र बन गया तो मौसम बदल रहा है।
कल राजीव जी अच्छी खासी गर्मी थी, आज जो है अच्छा खासा एकदम से ठंड हो गई। आपने आज महसूस किया होगा, सुबह आप भी जब घर से निकले होंगे तो मौसम ठंडा रहा होगा, और शाम को 4 साढ़े 4 बजे के आसपास तो एकदम जो था बिल्कुल लग रहा था जैसे कि अभी बारिश हुई। तो मौसम बदल रहा है राजीव जी, मौसम ऐसे ही बदलते रहते हैं। तो ये मौसम बदलने की राजीव जी आहट है, पहले ही कम दबाव के क्षेत्र का अनुमान कर लिया गया, तो ये जो है जो घुटनों पे सरकार जो है एक तरीके से आ गई। लेकिन इसमें बड़ी चालाकी राजीव जी बरती गई है, और बरती ये गई है कि भाई एक हफ्ता जो है रोज़ कम से कम नारे ना लगे, वोट छोड़ गद्दी छोड़। दिक्कत काहे से राजीव जी? दिक्कत इससे है कि उस सदन के अंदर जो नारे लग रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, तो वोट चोर संसद के अंदर आ ही नहीं पा रहा है। तो दिक्कत ये है कि वोट चोर अगर संसद के अंदर नहीं आ पाएगा तो वो तो नारे लगते रहेंगे वोट चोर गद्दी छोड़, और संसद स्थगित होती रहेगी। बिल भले ही पास हो जाए, लेकिन जो वोट चोर है वो तो संसद में नहीं आ पाएगा, विपक्ष जो नारे लगा रहा है। तो तब मतलब अगले मंगलवार तक वोट चोर गद्दी छोड़ जो वो सदन के अंदर ना लगे। बाहर तो मोदी जी बता ही चुके हैं कि पूरा देश पड़ा है नारे लगाने के लिए, लगाओ। तो वो संसद का बाहर का हिस्सा भी पूरे देश में ही आता है, जहाँ नारे लगाओ तो वहाँ लग रहे हैं नारे। लेकिन संसद के अंदर भाई वोट चोर गद्दी छोड़ जो है ना लगाएं, ताकि वोट चोर जो है उसको थोड़ा सा राहत मिली रही, संसद के अंदर नारे ना लगने पाए। तो इसलिए जो है, और इसीलिए हमारे किरण रिजिजू साहब जो है उनका चेहरा काफ़ी उतरा हुआ लग रहा है, ये है। लेकिन इसमें राजीव जी एक चालाकी चली गई है। मुझे लगता है कि सोमवार से पहले जितने सारे बिल हैं वो सब पास करा लिए जाएंगे, उसके बाद वंदे मातरम पर चर्चा होगी। और अगर बिरला जी कह रहे वंदे मातरम पर चर्चा के बाद कि सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है, तो चुनाव सुधार पर चर्चा अगले सत्र में होती रहेगी, फिर बजट सत्र में फिर बात चली जाएगी। तो ये गड़बड़ी की जा सकती नहीं राजीव जी, ये धोखेबाज लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी बहाना बना सकते हैं। तो इनकी हमें क्षमताओं पर जो है भरोसा रखना चाहिए कि ये कितने क्षमतावान हैं। ये किसी के साथ भी धोखा कर सकते हैं, देश के साथ तो कर ही रहे राजीव जी, 11 साल से देश के साथ धोखा कर रहे हैं। तो विपक्ष के साथ अगर धोखा कर देंगे तो कौन सी बुरी बात हो जाएगी? तो ये कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल करना नहीं चाहिए, चूंकि एक सर्वदलीय बैठक में हुआ है तो थोड़ी सी नीति वीति की बात जो है वो रहे, तो इसलिए करना नहीं चाहिए। लेकिन कर भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन राजीव जी, अगर चुनाव सुधार पर भी चर्चा होती है तो क्या चुनाव सुधार में ये विषय भी आएगा चर्चा का कि कोई व्यक्ति अपनी पार्टी का संसदीय दल का नेता बिना बने प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है? क्या ये भी चुनाव सुधार में आएगा? मोदी जी तो राजीव जी पिछले 1 साल से ज़्यादा से बीजेपी के संसदीय दल के नेता बिना चुने हुए जो हैं वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो ये भी चुनाव सुधार में आना चाहिए क्या? इस पर भी चर्चा होगी कि अगर चुनाव सुधार पर बात हो रही है। हालांकि चुनाव सुधार जो है वो SIR का नाम बदल के किया गया है, लेकिन SIR पर राजीव जी जो चीज़ें आई हैं सामने, और जिस तरीके से आज एक तरीके से कहा जाए जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई, उस पर आपने बहुत विस्तार से बता दिया। लेकिन वो रिपोर्ट राजीव जी साफ ये बताती है कि चुनाव आयुक्तों में भी आपस में इसको लेकर तालमेल नहीं था। और ये जो कहा गया राजीव जी कि जब बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थीं और उस समय जो रिपोर्ट्स आई कि महागठबंधन जो है वहाँ बम्पर मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रहा है, उसके बाद बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हड़बड़ाई, घबराई, और उसके बाद ये अचानक तय हुआ कि ये इस तरीके से वोट काटे जाएं बड़े पैमाने पर। और व्हाट्सएप पर ही राजीव जी हो गया। एक संवैधानिक संस्था जो है वो व्हाट्सएप पे राजीव जी कानून बना देती है और पास कर देती है। ये भी राजीव जी 78 सालों में पहली बार हो रहा है कि एक संवैधानिक संस्था जो है वो व्हाट्सएप पर तय कर लेती है, व्हाट्सएप पे पास हो जाता है और व्हाट्सएप पे ही जारी भी हो जाता है आदेश। तो ये तो हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि संविधान के प्रति कितनी निष्ठा है और कितना जो है कायदे कानून से चल रहा है। अगर राजीव जी अखबार की रिपोर्ट सही होगी, चूंकि उसने दावे के साथ बातें कही हैं, और हालांकि जो संधू साहब हैं सुखबीर सिंह संधू, उनकी प्रतिक्रिया नहीं आ पाई है उस पर, लेकिन अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि उसके पास उसके स्क्रीनशॉट्स हैं। तो ये है, तो राजीव जी ये तो फिर एक बड़ा सवाल हो जाता है। और इस आधार पर भी ये जो चुनौती दी जा सकती है कि ये जो आदेश जारी किया गया इसके लिए कोई बैठक चुनाव आयुक्तों की नहीं हुई, व्हाट्सएप पर ही ये जारी हो गया।
तो ये राजीव जी एक और कानूनी इसमें पहलू है। अगर अभिषेक मनु सिंघवी चाहें तो इसको भी इसमें जोड़ सकते हैं कि भाई आप संविधान के विरुद्ध जाकर काम कर रहे हैं, आपको शक्तियां प्राप्त नहीं हैं, लेकिन आप इस तरीके का काम कर रहे हैं। हालांकि जस्टिस सूर्यकांत ने आज कहा राजीव जी कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि 327 जो अनुच्छेद की वो 324 के अंदर जो शक्तियां उनको ओवरलुक नहीं कर सकती। अरे भाई, तो किसने कहा कि उसको ओवरलुक कर सकती है? लेकिन 324 जो 327 को भी ओवरलुक नहीं कर सकती है। संविधान में इसीलिए स्पष्ट व्याख्याएं हैं कि जिसका जो काम है वही करेगा। तो संसद सर्वोच्च है, कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, तो ये संसद ही करेगी। आज की जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी से लग ये रहा है राजीव जी कि क्या फैसला ये आएगा कि संसद की कानून बनाने की शक्तियां छीन ली जाएं और चुनाव को दे दी जाएं। जो टिप्पणी थी एक, जो इससे ये आभास मिलता है। अगर इस तरह की बात है तो फिर एक और नया संघर्ष का रास्ता तैयार हो जाएगा और एक और फिर लड़ाई जो शुरू हो जाएगी। तो बहरहाल अब संसद में क्या मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में ये 4 दिसंबर को फिर आगे भी सुनवाई होनी है। आज अभिषेक मनु सिंघवी और वृंदा ग्रोवर ने बहुत विस्तार से चर्चा करी कि संविधान का किस तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है, और एक संस्था जो है जिसको संविधान ने बनाया वो संविधान के खिलाफ जाकर काम कर रही है और जो उसकी शक्तियां हैं उनका जो है वो अतिक्रमण कर रही है। तो ये विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर कोई आदेश देगा ये देखना है। फिर आखिर में लाल बाबू हुसैन मामला भी आ गया, जिसकी हम लोग लगातार चर्चा करते रहे, और लाल बाबू हुसैन का मामला साफ तौर पे कहता है, 3 जजों की खंडपीठ है, उसका आदेश है कि अगर एक बार भी वोटर लिस्ट में नाम शामिल हो गया तो ये स्वतः सिद्ध है कि वो काफ़ी सोच समझकर शामिल किया गया, और जिसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो गया उसको अब अपने भारतीय नागरिक होने का कोई प्रमाण नहीं देना है। जिसको आपत्ति है वो देगा। चुनाव आयोग को अगर आपत्ति है तो चुनाव आयोग बताए कि उसको क्यों आपत्ति है कि ये भारतीय नागरिक नहीं है। किसी दूसरे को आपत्ति है तो वो बताए कि उसको जो है इस पर आपत्ति है, वो सबूत पेश करे कि ये व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, और उसके बाद भी नोटिस दिया जाएगा जिस व्यक्ति का नाम काटा जा रहा है। लेकिन यहाँ तो राजीव जी 65 लाख नाम काट दिए गए और ये बताया ही नहीं गया कि क्यों काट दिए गए। सुप्रीम कोर्ट पूछता ही रह गया, भाई लिस्ट तो दे दो, कहाँ है वो लिस्ट? आज तक सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी गई, और सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है कि भाई आपने लिस्ट हमें क्यों नहीं दी, हमने मांगा था। जस्टिस जॉय माल्या बागची हर उसमें सुनवाई पर कहते रहे कि वो लिस्ट भी दीजिए, हमने मांगा था, हमने कहा था कि हमको लिस्ट चाहिए, लेकिन वो लिस्ट आज तक नहीं आई है, और सुप्रीम कोर्ट खामोश बैठा हुआ है। उसे लग ही नहीं रहा कि सुप्रीम कोर्ट का अपमान भी हो रहा है, उसके आदेश का अपमान हो रहा है। अगर डाइस पर बैठकर मौखिक तौर पर भी आदेश दिया गया है कि भाई ये लिस्ट आप दीजिए, तो लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा क्यों नहीं की गई कि 21 लाख नाम आपने जोड़े थे वो कौन से नाम थे, कौन लोग हैं वो, उनके नाम पते क्या हैं? जिन 65 लाख लोगों के आपने नाम काटे वो 65 लाख लोग कौन हैं, क्या नाम पते हैं, उनको क्या नोटिस दिया गया? ये तो नहीं आया। लेकिन हाँ, जस्टिस सूर्यकांत को यह जरूर मिल गया कि बिहार में उनके न्याय मित्रों को कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि उसका वोट कट गया। तो भाई जो सुप्रीम कोर्ट में आकर 20 लोग खड़े हुए थे वो कौन थे? जिनको सुप्रीम कोर्ट में लाकर खड़ा किया गया था, योगेंद्र यादव अपने साथ लेकर आए थे, तो वो लोग कौन थे? तो ये एक तरीके से राजीव जी मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है वो काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं। अब देखना ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो संविधान का कस्टोडियन है, वो संविधान का कस्टोडियन जो है वो क्या आदेश देता है, और क्या वो ये बताएगा कि एक संवैधानिक संस्था कानून नहीं बना सकती, कानून बनाने का अधिकार संसद को है। तो इस पर भी चर्चा